चले बेटा, तो आगे पढ़े। ओके, इतने दिन मजे किए तुमने, फिर नहीं किए? अरे यार, मैं तो इसीलिए छोड़ के गया था तुमको। मैं तुम्हें इसीलिए अकेला छोड़ के गया कि तुम आराम से रहोगे, और तुमने मजे तो किए ही नहीं कुछ। अच्छा, तो सर मजे नहीं करने देते तुमको? कोई बात नहीं, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन खूब मजे करेंगे, ठीक है? साथ में खूब डांस करेंगे। ओके, चलिए, तो नए बच्चे कौन कौन आए? अच्छा, किसने मेरे को पहली बार देखा है ये तो बता दो। बस 1 2 3 4 पहली बार देख रहे हो? चलो ठीक है। मेरा नाम दिनेश पवार है। मैं आपको पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और एग्रोनॉमी पढ़ाता हूँ, ठीक है? हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो पैथोलॉजी का पार्ट है, पादप रोग विज्ञान का, जिसके अंदर हम फसलों के अंदर होने वाले रोग जो हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीजें हैं या नहीं है? सिंपल ही है या नहीं है? अब तो सिंपल लग रहा होगा, अब तो अच्छा लग रहा होगा, कुछ पढ़ रहे हो, बस तो यही चीज होनी चाहिए। और एक जो चीज इतने दिन बाहर रहने के बाद मैंने सीखी है, वो ये कि सुकून सिर्फ घर में ही मिलता है। बाहर कितना भी घूम के आ जाओ, कोई सुकून नहीं है, ठीक है? हाँ, ये है कि जगह बहुत अच्छी है, कई जो अच्छी जगह हैं वो आपको देखनी चाहिए। जाना चाहते हो क्या? तो मैं गया था बेटा कुल्लू और मनाली, हिमाचल प्रदेश। ओ सर, आ जाओ। तो वहां पर जाने के बाद एक चीज जो है वो तुम्हारे लिए मैंने सोची, वो यही कि मुझे लगता है कि तुम भी वहां जाना चाहोगे, है ना? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है मेरे पास। वो रास्ता ये है कि तुम अपने ICAR के अंदर सिलेक्शन करा लो, BHU में सिलेक्शन करा लो, उसके बाद तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी, तुम्हारी रेपुटेशन भी होगी कि बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, फिर तुम आराम से अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते, ठीक है? ये सबसे अच्छा रास्ता है, इससे अच्छा रास्ता कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, दूर नहीं है बेटा, बहुत पास में है। जब हम बात करते हैं कई सालों की, तो किस तरह से गुजर जाते हैं पता नहीं लगता। आज से कितने साल, करीब 9 साल पहले, 10 साल पहले, अब तो 10 साल हो जाएंगे 2022 में, आज से 10 साल पहले मैं BSc में एडमिशन मैंने लिया था। उस टाइम मैं भी 10 साल पहले तुम्हारी तरह ही था, ऐसे बैठा रहता था, बस इतना पता था कि ये घर है, ये स्कूल है, और ये कोचिंग है, और उसके बाद ये वापस घर है, ठीक है? और हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और कभी कभी लगता है पढ़ाई नहीं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन फिर जब कॉलेज में आए तब पता लगा कि हाँ, इस घर के बाहर भी एक दुनिया हो सकती है जहां हमें जाना है। फिर कॉलेज टाइम में फिर हमारे दोस्तों के घर पे भी गए, वहां पर भी हमने बहुत अच्छे जो हमारे कल्चर्स जो है वो देखने को मिले। मैं भी बेसिकली मेवाड़ से ही हूँ, भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने पूरा राजस्थान घुमा हुआ है, ठीक है? भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, इधर जाओ तो आपका जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, कोटा, झालावाड़, सारी जगह मैंने घूमी हुई है, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता पड़ता है बेटा? कल्चर्स पता पड़ते हैं कि हर जगह लोग किस तरह से रहते हैं, क्या क्या चीजें जो है उनके जीवन में खास होती है, ठीक है? वो सीखने को मिलती है। तो आपको भी वो सीखना चाहिए, पर उसकी एज जो है वो आपकी आज से 1-2 साल बाद आएगी, ठीक है? जब आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो आपको ना तो आपके माता पिता रोकेंगे, ठीक है? उनको भी ये होगा नहीं, मेरा बेटा पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, तो मैं उसे जाने से क्यों रोकूं, ठीक है? और अगर तुम पढ़ाई मत करो, घर पे बैठे रहो, और फिर पापा को बोलो कि मुझे कुल्लू मनाली जाना है, तो वो तुम्हें सीधा पहुंचा ही देंगे वहां पे, ठीक है? तो ये आपका रास्ता है। तो ये कोई मोटिवेशन वाली चीज नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा देखना है तो तुम्हें पहले कुछ अच्छा करना पड़ता है, तब जाकर आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचते हो। सच है या नहीं है ना? ठीक है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अपने जो भी सब्जेक्ट्स है उनको अच्छे से समझो, क्या क्या चीजें उसके अंदर आ रही है उनको अच्छे से समझ के पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सिलेक्शन कराना कोई भी बड़ी बात नहीं, बस एक चीज याद रखने की होती है कि आपको ना तो कभी हार माननी है,
ठीक है, ना कभी डीमोटिवेट होना है, चाहे आपके पड़ोसी कितने भी निकम्मे क्यों ना हो। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, चाहे आपके साथ में 10 जने रहते हो और कोई नहीं पढ़ता हो, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ खुद में विश्वास रखोगे तो सिलेक्शन बहुत ही इजी होता है। ठीक है, और ये इजी सिलेक्शन मैंने होते हुए देखे हैं। कल ही शाम को मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया था जिसने कोचिंग नहीं करी। ठीक है, कोचिंग उसने पिछले साल करी थी, इस साल नहीं करी, मतलब अभी आईसीआर का एग्जाम दिया था उसने। और जिस तरह से क्लास में मैं आपको बताता हूं कि बेटा आईसीआर का भी एग्जाम होता है, बीएचयू का भी होता है, बताता हूं ना, बिल्कुल उसी तरह क्लास में मैंने उनको भी बताया था। लेकिन वो एक स्टूडेंट जो है उसका दिमाग जो है वो काम कर रहा था, तो उसने कहा कि नहीं सर मैं तो आईसीआर में ही जाऊंगा, इसके लिए क्या करना है मुझे बताइए। मैंने उसे चीजें बताई, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, सब बताया। और ऐसा नहीं कि अकेले उस स्टूडेंट को बताया, पूरी क्लास को बताया। तुम्हें भी बताऊंगा, तुम्हें भी बताता हूं, सुनो एक बार। तो पूरी क्लास को बताया, लेकिन समझ में किसको आया, उस एक स्टूडेंट को। उसका सिलेक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर आईसीआर से हुआ है। ठीक है, आईसीआर से कल ही उसका फोन आया था, उसने कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं आईसीआर के लिए अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूं। तो मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा गुरुजी ये आपकी वजह से है। मैंने कहा क्यों? कि मुझे आईसीआर के बारे में बताया ही आपने था, बाकी किसी ने नहीं कहा। बाकी सब तो ये कहते हैं कि जेट का एग्जाम होता है और उस एग्जाम से तुम अच्छे कॉलेज में चल जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा। जेट के एग्जाम से उसे मिला नागौर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो नागौर में है ना, वहां मिला था, वहां वो पढ़ रहा था 2 हफ्ते से। लेकिन अब रिजल्ट आया आईसीआर का और उसका सिलेक्शन कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़। उसने कहा सर मैं जाने को तैयार हूं और मैं नेक्स्ट वीक जो है मंडे को या ट्यूसडे को मैं छत्तीसगढ़ के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप खुद ही सोच के देख लो उस बच्चे के साथ अच्छा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ये सब किस वजह से था? उसके खुद के, मेरी वजह से नहीं था। मैंने पढ़ाई थोड़ी करी, पढ़ाई किसने करी? उसी बच्चे ने करी। उसके मन में जो विश्वास था, उसके जो दिमाग है उसके अंदर हमेशा वही चीज रहती थी कि नहीं मुझे आईसीआर में जाना है, आईसीआर में जाना, और एट लास्ट उसने आईसीआर क्वालिफाई कर ही लिया। ठीक है, उसकी दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो भी उसने बताई कि गुरुजी मुझे तो वैसे तो जाना था बीएचयू में, क्योंकि मैं परिवार पर पैसों का बोझ नहीं डालना चाहता इसलिए। लेकिन बीएचयू के एग्जाम से जस्ट पहले मुझे डेंगू हो गया, मेरी हालत भी नहीं थी कि मैं ढंग से खड़ा भी हो सकूं, इस वजह से मैं एग्जाम देने नहीं जा पाया, वरना मैं बीएचयू में क्रैक कर लेता और मैं बीएचयू जाता। ठीक है, लेकिन अब बहुत अच्छे ही भगवान की दया कि मैं आराम से आईसीआर में क्वालिफाई हो गया और अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उसने इस साल कोचिंग नहीं करी। ओके, ये सच है, उसने खुद ही बताया नहीं चाहो तो बात करा दूंगा, बात कर लेना। और अगर मौका मिला तो उस स्टूडेंट को यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर बुलाकर आपसे बात करा दूंगा। वो क्या कहता है खुद ही सुन लेना कि पढ़ाई किस तरह से की उसने, किस तरह से उसने तैयारी करी बिना कोचिंग के भी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, बस ये चीज ध्यान रखना कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छी चीज पढ़ोगे, काम की चीज पढ़ोगे एग्जाम के लिए, और हमेशा मन में आपके एक विश्वास रहेगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन होना है, तो बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसका सुपरवाइजर में भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसने कहा मुझे सुपरवाइजर नहीं बनना, मैं एक अच्छी पोस्ट पर जाना चाहता हूं और ऊंची पोस्ट पर, इसीलिए मैं आईसीआर में जा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चे ऐसे भी हैं, तो क्या आप भी ऐसे ही बनना चाहते हो? ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस अच्छे से पढ़ना है। क्या चीजें पढ़नी है उसके लिए इस बार कोशिश करेंगे कि संडे को एक क्लास रखें। संडे को आ सकते होगे? आ सकते हो? आते ही होगे? चलो ठीक है, तो संडे को एक क्लास रखेंगे, एक छोटा सा सेमिनार रखेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारे बारे में। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या है। ठीक है, तो संडे को आ सकते हो? चलो संडे को बात करें। चलिए अभी हम बात कर ले हमारे कोर्स के लिए, अभी तो ये पढ़ ले, उसके बारे में बीएचयू, आईसीआर और जेट के बारे में हम संडे को बात करेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो पढ़ ले। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो याद है क्या किसी को? या भूल गए? ओके, क्या पढ़ा था बेटा?
भिंडी का पीत शिरा मोजेक रोग, और उसके साथ साथ ही दूसरी एक और रोग पड़ी थी, कौन सी? टमाटर का पर्ण कुंचन रोग। पढ़ लिया था क्या? नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ लेते। ठीक है, भिंडी का पीत शिरा रोग किसकी वजह से हुआ बेटा? वायरस के कारण। और उसका संचरण या उसका फैलाव किसके कारण हुआ था? सफेद मक्खी के कारण। किसके कारण? बात करी थी क्या? नहीं करी थी। चलिए, तो मतलब हमें वही चीज पढ़नी है। चलिए हम वापस से शुरू से बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखें हम क्या पढ़ रहे हैं? भिंडी का पीत शिरा रोग। किसका रोग है बेटा ये? भिंडी का। कौन सा रोग है? पीत शिरा रोग। ओके, शिरा का मतलब क्या है? वाहिकाएं। या अगर नहीं समझ में आता है तो यहां पर हम देख लें, हमें यहां पर डायग्राम में पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमारी भिंडी के पीत शिरा रोग का एक डायग्राम है, एक फोटो है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो ये शिराएं हैं ये किस रंग की है बेटा? पीले रंग की, सफेद रंग से दिख रही है। लेकिन इन शिराओं के बीच में अगर बात करो तो यहां पर कौन सा रंग दिख रहा है? हरा रंग दिख रहा है। पत्ती कौन से रंग की होती है? हरे रंग की। लेकिन इन पत्तियों के अंदर क्या हो रहा है बेटा? शिराएं हैं वो किस रंग की हो गई? पीले रंग की हो गई है। इसीलिए हमने इसे क्या कहा बेटा? पीत शिरा रोग कहा। और ये पीत शिरा रोग जो है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। तो हमारा जो पैथोजन या फिर हम कह सके रोगजनक, ठीक है, वो रोगजनक कौन है बेटा? उसका नाम पूरा याद रखना, क्या कहेंगे? भिंडी पीत शिरा मोजेक वायरस। ओके, ये हमारा क्या है बेटा? पैथोजन या फिर हमारा रोगजनक है। वायरस है, एक विषाणु है। दूसरी हम बात करें इस विषाणु की, तो इसकी जो फैमिली है या हम इसके कुल की बात करें तो इसका जो कुल है वो कौन सा है बेटा? जेमिनी वायरेडी। क्या नाम है? इतना डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ लेगा तो आप आंसर करोगे, बाकी और कोई आंसर नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक स्पेशल चीज याद रखना कि ये कौन से कुल का वायरस होता है बेटा? जेमिनी वायरेडी कुल का वायरस होता है। ठीक है, इसका जो जीनस है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बिगोमो वायरस है, पर ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जाति कौन सी है? बिगोमो वायरस, पर याद मत रखना, इतना डीप में आएगा भी नहीं। डीप के अंदर हमने एक चीज बात कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो क्या है बेटा? इसका अनुवांशिक पदार्थ। किसके बारे में बात करेंगे? अनुवांशिक पदार्थ। तो बताओ मेरे को, वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है? चलो क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है ये सीधा, वायरस में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सुन लो पहले। पहला ऑप्शन है केवल डीएनए, दूसरा ऑप्शन है केवल आरएनए, तीसरा ऑप्शन है आरएनए या डीएनए दोनों, और चौथा ऑप्शन है केवल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। दोनों है क्या? दोनों एक साथ मिलते हैं क्या? नहीं, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, ये चीज पता है। चलिए अब इसके अंदर बात कर ले। इसका जो अनुवांशिक पदार्थ बेटा वो क्या है? SSDNA, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, उस डीएनए के अंदर क्या होगा बेटा? केवल एक स्ट्रैंड होगा, दूसरा जो स्ट्रैंड है वो गायब है, वो इसके अंदर नहीं मिलता। केवल एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो एक रिज्जू का डीएनए, वो इसके अंदर मिलता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है क्या? हो सकता है ना। चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। जब हम वायरस की बात करते हैं, हम किसी विषाणु की बात करते हैं, ठीक है, तो विषाणु के अंदर जब आप जेनेटिक मटेरियल की बात करोगे तो या तो क्या होगा बेटा? डीएनए होगा, क्या होगा? या फिर क्या होगा? आरएनए होगा। ये हम जानते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, और उसमें भी हम बात करें तो डीएनए जो है वो या तो क्या होगा? SSDNA, क्या होगा? या फिर होगा
DSDNA क्या होगा बेटा? DSDNA होगा। और अगर इसी तरह आरएनए की बात कर ले तो SSRNA होगा या फिर DSRNA होगा। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है पता है ना, कि केवल एक इसके अंदर रिज्यू मिलेगा, एक लाइन मिलेगी। DSDNA का मतलब क्या है बेटा, कि इसके अंदर दो स्ट्रैंड मिलेंगे, उसको हम DSDNA कह देंगे। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो वो इस तरह से एक स्ट्रैंड का होगा, और DSRNA की बात करें तो इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, दो स्ट्रैंड मिल जाएंगे। ठीक है, अब इधर वाला फोटो और इधर वाला दोनों एक जैसे है क्या? एक जैसे है ना, इधर सिंगल था, इधर भी सिंगल, इधर डबल, इधर भी डबल। तो एक बात बताओ कि इसमें डिफरेंस कैसे करोगे, सोच के बताओ। पता कैसे लगाओगे कि ये डीएनए है या ये आरएनए है, कैसे पता लगेगा? जरा सा सोचो, 12th क्लास तुम पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो। डीएनए या आरएनए जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है वो किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है, ये अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर है उससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर चार हमारे पास बेस पेयर होते हैं। कौन कौन से आपको ध्यान होगा? एक तो होगा इसके अंदर ए, टी, जी और सी। ठीक है, अगर ये चारों हमारे बेस पेयर होंगे, मतलब अगर इस तरफ ए आ गया तो इधर क्या होगा? अगर इधर जी आ गया तो इधर क्या होगा? सी होगा। तो जिसके अंदर ए, टी, जी, सी होता है वो क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आरएनए के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है समझ लो, अगर इसके अंदर एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा? यूरासिल होगा, और जी है ग्वानिन तो इधर क्या होगा? साइटोसिन। तो जिसके अंदर AUGC आएगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा? आरएनए कहेंगे। ठीक है, तो चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड हो चाहे डबल स्ट्रैंडेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि उसके अंदर ATGC मिल रहा है या AUGC मिल रहा है, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जिसके अंदर ATGC मिलेगा वो क्या होगा? डीएनए, और जिसमें AUGC मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। इसी से डीएनए और आरएनए की पहचान होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए, तो ये लिखना चाहे लिख लीजिए एक बार, फिर आगे बात करें। हाँ बेटा, अभी आगे आ जाएगा, अभी बात करेंगे उसकी। सफेद मक्खी के बारे में बात कर ली थी क्या? नहीं कर रही थी, अभी बात करते। जल्दी से लिख लो। ये कौन था? दीपक। नेक्स्ट, चलो लिख लिया क्या? ये तो पिछली बार लिख लिया होगा ना, जिसने नहीं लिखा हो जल्दी से लिख ले। चलिए अगली बात करें बेटा, ये लिखने की जरूरत है क्या ये समझने के लिए? वैसे भी चलिए अगली हम बात करेंगे किसकी? सिम्टम्स की, या फिर किसकी बात करेंगे? लक्षणों की बात करेंगे कि इस रोग के जो लक्षण है वो हमें किस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो डायग्राम है वो आप देख चुके हो, फिर भी एक बार समझ लो, फिर वापस डायग्राम देख लेंगे। डायग्राम हमसे क्या कहता है कि इसके जो लक्षण है वो मुख्य रूप से कहां पर दिखाई देते हैं बेटा? पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कहां पर दिखते हैं? पत्तियों पर। अब पत्तियों पर क्या चीज होती है वो देख लें। तो पत्तियों की जो शिराएं हैं वो किस रंग की हो जाती है बेटा? पीले रंग की हो जाती है।
ठीक है, मुख्य कारण इसका जो मुख्य लक्षण है वो यही है कि पत्तियां हैं वो संपूर्ण पत्ती पीली नहीं पड़ती, सिर्फ उसकी शिराएं जो है वो पीली पड़ जाएगी और उनके बीच हरा रंग हमको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें, अगला क्या है बेटा, अगर बहुत ज्यादा अगर ये रोग होता है तो उस समय पर संपूर्ण पत्ती पीली पड़ती है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसीलिए उसकी बात ही नहीं करनी है, उसको छोड़ दो। ठीक है, अगला क्या याद रखना बेटा कि जब हमारी पत्तियों पर पीला रंग आ गया तो पीला रंग आने का मतलब क्या है बताना जरा, किसका नाश, क्लोरोफिल का। और अगर क्लोरोफिल का नाश हो गया तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ तो क्या पौधे की वृद्धि होगी क्या, तो पौधे की वृद्धि जो है वो रुक जाती है, पौधा वृद्धि नहीं करता। अब पौधे ने वृद्धि ही नहीं करी तो क्या फल बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। तो इससे याद रखना फल नहीं बनते, और अगर बन भी गए तो फल कैसे रहते हैं बेटा, वो भी पीले रंग के, और कैसे होते हैं, विकृत होते हैं। कैसे होते हैं, विकृत का मतलब टेढ़े मेढ़े रहते हैं। ठीक है, बस ये इतने से लक्षण हमको याद रखने और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, पहला कि पत्तियों पर लक्षण दिखेंगे, दूसरा पत्तियां जो है वो हरे रंग की है लेकिन शिराएं पीले रंग की हो जाती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है, और फल अगर बन भी गए, वैसे तो नहीं बनते, अगर बन भी गए तो भी वो भी पीले रंग के हो जाएंगे और विकृत हो जाते हैं। बस इतने से लक्षण जो है वो हमें इसके लिए याद रखने हैं। ठीक है, लिख लिया, लिखना क्या है जो, लिख लो जल्दी से इसको। चलो लिखा बेटा, ओके। आगे बात करें तो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इसके रोग के वाहक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, रोग के वाहक के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए याद रखेंगे एक चीज, एक तो हमने बात करी थी रोग कारक की, किसकी बात करी थी, और एक क्या होता है, वाहक होता है। ठीक है, तो जब हमने मूंगफली के अंदर रोग पड़ा था विषाणु से होने वाला, कौन सा रोग पड़ा था बेटा, आईपीसीवी। ठीक है, कौन सा, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। जब वो रोग पड़ा तो हमने बात करी थी कि उसका वाहक कौन है, पॉलीमिक्सिया ग्रेमिनिस, जो वास्तव में क्या होती है, कवक होती है। ठीक है, बाकी जितने भी विषाणु जनित रोग है उसके लिए याद रखना है कि कवक नहीं होगी, क्या होगा, कीट होगा। कौन होगा, कीट। ठीक है, वाहक जो है रोग कारक तो बेटा कौन है, इसका विषाणु है। कौन है, ओके। और इस विषाणु को ले जाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर फैलाने वाला जो जीव होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वाहक कहेंगे। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका वेक्टर या वाहक कौन है बेटा, सफेद मक्खी। कौन है, आपके सामने फोटो है उसका, कैसी है, अच्छी है ना, नहीं है क्या, चलो। तो इसके लिए कुछ चीजें जो है वो याद रखनी है। ये क्या है बेटा, सफेद मक्खी है। क्या है, ठीक है। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से देख सकते हैं, पर उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, करीब 6 से 7 बजे के आसपास। तो करना कुछ नहीं है, भिंडी की जो फील्ड है या टमाटर की फील्ड हो या फिर कपास की फील्ड हो, आपको सुबह सूरज उगने से पहले, जिस समय पर रोशनी हो जाए पर सूरज आपको दिख नहीं रहा हो, उससे पहले जाकर अगर आप पौधों को थोड़ा छेड़ेंगे, उनको हिलाएंगे, तो क्या होगा, उसमें से सफेद रंग के मच्छर से निकलते हैं। देखा है कभी, वो सफेद मक्खी है, वो सफेद मच्छर नहीं है। तो वही सफेद मक्खी होती है। इसके लिए कुछ खास बातें हैं वो तुम्हें याद है, हम एंटोमोलॉजी पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा सफेद मक्खी के लिए 3 खास बातें, क्या बेटा, नहीं, चलिए सफेद मक्खी के लिए कुछ खास बातें की बात कर लें।
चलो इसमें मुखांक कैसे मिलते हैं, चलो ये बताओ फिर। 4 ऑप्शन दे देता हूं, बता दो। पहला ऑप्शन है चुभाने व चूसने वाले, दूसरा ऑप्शन है काटने व चबाने वाले, तीसरा ऑप्शन है साइफनाकार और चौथा ऑप्शन है स्पंजनाकार। कैसे मिलते हैं? चुभाने व चूसने वाले मुखांक मिलते हैं। तो सबसे पहला तो हमें याद क्या रखना है बेटा? चलिए मुखांक इसके याद है। दूसरी बात करें कि ये जो हमारा कीट है वो कौन से गण का प्राणी है? किसका है बेटा? हेमिप्टेरा। किसका है? हेमिप्टेरा का कीट है। हेमिप्टेरा के अंदर और कौन से कीट आते हैं बताना जरा। वेरी गुड, एक तो मिलीबग और एक मोइला। तो मोइला, मिलीबग और सफेद मक्खी तीनों कौन से गण के प्राणी है बेटा? हेमिप्टेरा के हैं। और हेमिप्टेरा के जो कीट हैं उनमें मुखांक कैसे मिलते हैं? चुभाने व चूसने वाले। ये तो पता है ना, एंटोमोलॉजी पढ़ ली हमने। तो चलो ये बता दो फिर कि इनके नियंत्रण के लिए कौन से रसायनों का उपयोग करेंगे? वेरी गुड, कौन से करेंगे बेटा? सर्वांगी कीटनाशी का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? सर्वांगी कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब 4 यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके ऑप्शन, उसमें से बताना सर्वांगी कीटनाशी कौन से हैं। एक तो है इमिडाक्लोप्रिड, चलो एक है हमारे पास डाइमिथोएट, तीसरा हमारे पास है बेटा कौन सा? मिथाइल डेमेटोन। कौन सा है? ठीक है, एक हमारे पास है मेटासिस्टॉक्स। चलिए अब बताइए इनमें से चारों में से कौन सा जो है वो सर्वांगी कीटनाशी है? चलो कितने लोग कहते हैं इमिडाक्लोप्रिड सही आंसर? कोई नहीं कह रहा। कितने लोग कहते हैं डाइमिथोएट सही है? ओके। कितने लोग कहते हैं मिथाइल डेमेटोन सही है? ये भी सही है। कितने लोग कहते हैं मेटासिस्टॉक्स सही है? ये नहीं। चलो आंसर है कि ये सारे के सारे कैसे हैं? सर्वांगी कीटनाशी। ठीक है, चलिए सुन लो, इतने उतावले भी नहीं होना। यहां पर जो मेटासिस्टॉक्स लिखा हुआ है ये एक नया कीटनाशी है। ठीक है, एक नया कीटनाशी है, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछने का कारण ही यही था कि आप आंसर क्या देते हैं। इमिडाक्लोप्रिड, डाइमिथोएट और मिथाइल डेमेटोन रटा हुआ है हमको, हम जानते हैं। ठीक है, उसके साथ ही मेटासिस्टॉक्स लिख दिया तो वो भी तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसके साथ ही याद कर लेना बेटा मेटासिस्टॉक्स भी कैसा है? सर्वांगी कीटनाशी होता है। और सुपरवाइजर में इस बार कौन सा आया था बताना जरा? डाइमिथोएट। कौन सा आया था? पूछा गया था सर्वांगी कीटनाशी कौन सा, और आंसर क्या गया? डाइमिथोएट गया। क्लियर है? चलिए ये चारों क्या है? हमारे सर्वांगी कीटनाशी है जो इसके नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं। कोई डाउट रहा? नहीं तो लिख लें इसको। इसके साथ साइपरमेथ्रिन भी लिखा था क्या? लिखा था, याद है? एसीफेट भी लिखा। ये सारे के सारे सर्वांगी कीटनाशी होते हैं। और दूसरे नाम भी लिखने क्या? चलो लिख लो। एक कौन सा है इसी के अंदर? एसीफेट। कौन सा है बेटा? एसीफेट। और एक कौन सा है? साइपरमेथ्रिन। ठीक है, ये 6 जो कीटनाशी है ये क्या है बेटा? हमारे सर्वांगी कीटनाशी हैं। ठीक है, सर्वांगी कीटनाशी जो है वो किसके शरीर में फैलते हैं? पौधों के शरीर में या कीटों के शरीर में?
दोनों में, पौधों के शरीर में फैलते हैं। किसके शरीर में? पौधों के शरीर में। याद रखना, जब भी हम फैलने की बात करेंगे हमारे रसायन की, चाहे वो आपका कवकनाशी हो, चाहे शाकनाशी हो, चाहे कीटनाशी हो, वो हमेशा किसके शरीर में फैलेंगे? पौधों के शरीर में। कोई भी हमारे दूसरे कीट या उनके शरीर में नहीं फैलेगा। ठीक है। अच्छा बताओ कि ये जो हमारे शाकनाशी होते हैं, सर्वांगी शाकनाशी, वो खरपतवार के शरीर में फैलते हैं या नहीं फैलते? फैलते हैं क्या? क्यों? क्योंकि खरपतवार भी तो पौधा ही है ना, इसलिए। ठीक है। चलो लिखा गया बेटा? ओके, आगे चले। नेक्स्ट हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स हमने वैसे ही समझ लिए। वापस देखना चाहे तो देख लें, शिराएं किस रंग की हो गई? बाकी पत्ती कैसी होगी? हरे रंग की। ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखें बेटा, तो ये हमें फलों के बारे में भी बता देता है। यहां पर देखें तो ये जो हमारी पत्तियां हैं, इसमें शिराएं पीली है, यहां पे भी शिराएं पीली है, लेकिन यहां पर पूरी पत्ती कैसी हो रही है बेटा? पीली हो रही है। मतलब नई पत्तियां जो निकलेगी, या फिर बहुत ज्यादा अगर ये रोग फैल गया तो संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है। ठीक है, वो याद रखने की जरूरत नहीं। यहाँ आप देखें, ये जो भिंडी आपको दिख रही है, ये कैसी है? स्वस्थ है। कैसी है बेटा? लेकिन इन भिंडियों को देखें, ये किस रंग की है? पीले रंग की है। आकार कैसा है बेटा? विकृत है या छोटा है? तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? रोगग्रस्त है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखें, इसको मुख्य रूप से विकृत कहा जाता है। ठीक है, तो जो भिंडी है उसका जो शेप है वो चेंज हो चुका है, तो इस तरह के फल जो है वो दिखते हैं। क्या ऐसी भिंडी खाना पसंद करोगे क्या? यस सर, कौन बोल रहा है? नहीं सर, ठीक है। चलो चलिए अब बात कर लें इसके नियंत्रण की, कि किस तरह से इसका नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, नियंत्रण में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है बेटा वो कौन सा है? रॉगिंग। कौन सा है? चलो, रॉगिंग का मतलब क्या है? खरपतवारों को हटाना। तो किसी भी फसल में से रोगग्रस्त पौधों को हटाना क्या कहलाएगा? रॉगिंग। रोगग्रस्त पौधे कैसे होते हैं बेटा? अवांछित होते हैं। कैसे होते हैं? तो अवांछित पौधों को हटाना क्या कहलाया? रॉगिंग। दूसरी हम बात करें बेटा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। एक हमारे पास यहाँ एसिड है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये जो अम्ल है इसका लगभग हम कितना उपयोग करते हैं? 500 ppm का। कितना उपयोग करते हैं बेटा? और इसका छिड़काव करते हैं। कारण क्या है कि ये जो सैलिसिलिक अम्ल है ये हमारे पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, उनको कठोर बनाता है, जिसकी वजह से सफेद मक्खी इस पर आक्रमण नहीं कर पाती है। ओके, तो इसको इंग्लिश में नाम भी है पर वो इतना आपको डीप नहीं जाना है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? SAR कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल में पढ़ा क्या SAR? नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं आया? कोई बात नहीं, जब आप सॉइल के अंदर अभी जल के प्रकार पढ़ोगे, सिंचाई जल के, सिंचाई जल तो पढ़ लिया? सिंचाई पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा क्या? चल, सिंचाई जल के अंदर भी SAR आता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, सोडियम अवशोषण अनुपात कहा जाता है। ठीक है, यहां पर SAR का मतलब क्या है बेटा? सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है, प्रतिरोधक क्षमता आ रही है। ठीक है, तो ये सैलिसिलिक अम्ल जो है वो क्या करता है बेटा? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है? बस इतना सा याद रख लेना। ठीक है, ये क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कौन करता है? सैलिसिलिक अम्ल। और दूसरा हमारे पास नाम कौन सा है बेटा? बेंजोइक अम्ल। कौन सा है? बेंजोइक अम्ल।
ठीक है। तो सैलिसिलिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल जो है ये पौधे को क्या करते हैं, प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, ये किसी रोग से बचाव नहीं करते हैं, ठीक है, उसके उपचार के लिए उपयोग नहीं होंगे, केवल पौधे को प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। दो नाम याद रखने, सैलिसिलिक और बेंजोइक अम्ल, अलग से नाम है ना, क्या ऐसे नाम अभी तक आए हैं क्या, नहीं है ना, तो इसीलिए अलग से याद रखना है इसको। चलिए फिर बात करें कि जो हमारी सफेद मक्खी है उसके लिए हमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड मतलब सर्वांगी कीटनाशी जो है वो उपयोग करने हैं। किसका उपयोग करना बेटा, सर्वांगी कीटनाशी का उपयोग करना होता है। और सर्वांगी कीटनाशी हम पहले ही देख चुके हैं, कौन कौन से हैं, 6 नाम है हमारे पास, इमिडाक्लोप्रिड है, मिथाइल डेमेटोन, डाइमिथोएट, एसीफेट, साइपरमेथ्रिन और नया लिखा हमने मेटासिस्टॉक्स, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी एक सर्वांगी कीटनाशी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर बात करें बेटा, ये विषाणु से होने वाला रोग है तो आप क्या कर सकते हैं, नीम का तेल जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कितना उपयोग करना है बेटा, 0.2%, ठीक है। लास्ट बात करें तो ये हमारे पास क्या है बेटा, प्रतिरोधक किस्में है। कौन सी किस्में बेटा, प्रतिरोधक किस्में है, कौन कौन सी है, एक तो है परभनी क्रांति, ठीक है, कौन सी बेटा, परभनी क्रांति। एक हमारे पास कौन सी है, अर्का अभय, कौन सी है, अर्का अभय। एक हमारे पास नाम है बेटा इंपॉर्टेंट, पंजाब पद्मिनी, कौन सी है, ठीक है। और एक हमारे पास जो है बेटा वो कौन सी है, पंजाब 7, कौन सी है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सुन लो। जेट में सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा हुआ है बेटा, परभनी क्रांति के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारे पास जेट के अंदर कि परभनी क्रांति किसकी किस्म है, तो आंसर क्या गया, भिंडी गया, ठीक है। 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो हमारे पास है बेटा वो इंपॉर्टेंट कौन सा है, पंजाब पद्मिनी, ये हमसे आईसीएआर के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। आईसीएआर ने पूछा हुआ पंजाब पद्मिनी किसकी किस्म है, तो किसकी है, भिंडी की है, ठीक है। कंफ्यूज करने वाली जो वेराइटीज है उनको अच्छे से याद रख लेना। एक वेराइटी है दुर्गापुरा मीठा, किसकी किस्म है, तरबूज है या खरबूज है, तरबूज है क्या, चल अच्छा ऐसा है क्या, चलो दुर्गापुरा सफेद किसकी किस्म है, अब बताओ, दुर्गापुरा सफेद, अब यही बात है तुम अपना लॉजिक लगाने लग जाते हो। प्याज की, हाँ वो भी सफेद होता है, और कुछ, खरबूज, हाँ वो भी तो सफेद हो सकता, अंडे की तो नहीं है ना। चलो कॉपी के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो, दुर्गापुरा सफेद डैश लगाकर लिखना ग्वार, किसकी किस्म है, ग्वार की किस्म, गवार नहीं होता ग्वार होता है, वो गवार अलग चीज होती है। अच्छा चलो दुर्गापुरा मधु किसकी किस्म है, अब देखो एग्जामिनर जो है ना, सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन किस लिए पूछ रहा हूँ वो समझ लो, मैं तुम्हारी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, तुम मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हो मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन सुन लो आप, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक जैसी जो वेराइटीज है वो आपके एग्जाम में आती हैं और आप बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जामिनर का जो मेन काम है वो यही है, तुम्हें कंफ्यूज करना, ठीक है। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुम कंफ्यूज नहीं होने वाले, ठीक है। दुर्गापुरा मधु किसकी वैरायटी है, सोच के बताओ। देखो मधु जो है उसको हम मीठा भी कह सकते हैं, लेकिन दुर्गापुरा मधु जो है वो अलग किस्म है, दुर्गापुरा मीठा है वो अलग किस्म है, ठीक है। दुर्गापुरा मीठा किसकी है बेटा, तरबूज की, किसकी है, और दुर्गापुरा मधु किसकी है, खरबूज की है, और दुर्गापुरा सफेद किसकी है,
ग्वार की किस्म, ठीक है। तो ये तीनों वैरायटीज जो है वो हमें हमेशा कंफ्यूज करती है एग्जाम के अंदर, और एग्जामिनर कोई भी एक किस्म दे देता है और हम तरबूज और खरबूज करते रहते हैं कि कौन सी आएगी इसमें, ठीक है। तो लिख लो इसको, ग्वार तक तो हम पहुंचते नहीं, जैसे ही पूछा दुर्गापुरा सफेद तो दिमाग में सफेद चीजें चलने लग जाती कि प्याज भी सफेद है, लहसुन भी सफेद है, मूली भी सफेद है, अंडा भी सफेद है, लेकिन वो वैरायटी नहीं है, फसल नहीं है, ठीक है। चलो लिख लिया गया, ओके आगे चले। हाँ बेटा, क्या, एक मिनट शांत हो जाओ, शांत। चेतक अफीम की है बेटा, हाँ चेतक जो है वो यही आरसीए से निकली हुई वैरायटी है अफीम की, ठीक है। और प्रताप जो है वो वैरायटी है तिल की। तो प्रताप तो तिल है, चेतक क्या है, अफीम है, समझ गए, ठीक है। हाँ डोडा या अफीम या पोस्त तीनों एक ही बात, ठीक है। तो उसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि प्रताप, महाराणा प्रताप थे, उनके घोड़े का नाम क्या था, चेतक। तो प्रताप तो किसकी तरह, तिल की तरह है, ठीक है, लेकिन हमारा जो चेतक है वो किसकी तरह, अफीम की तरह है, ठीक है। चलो तो हमारी जो डिजीज है वो कंप्लीट हो गई, समझ लिए। अगली जो हमारी डिजीज है उसका नाम क्या है बेटा, टमाटर का पर्ण कुंचन रोग, क्या नाम है बेटा, हरा सोना। बेटा देखो इसके अंदर कंफ्यूजन है, ठीक है। जब हम बात करेंगे हमारे क्रॉप्स की तब उस समय हम इसको अच्छे से समझेंगे भी। अगर आपसे सिंपल पूछ ले हरा सोना किसे कहा जाता है, ठीक है, आपको ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात यही है इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन की जो सबसे बड़ी कारण है वो ये, अगर आपको बांस दे दिया, ठीक है, बैम्बू जिसे कहते हैं बांस, तो आपको बांस टिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर बांस नहीं दिया, आपको तिलहनी फसलें ही दी हैं सारी, जैसे आपको तिल दे दिया, मूंगफली दे दिया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जो हमारी लेग्यूमिनेसी है उसकी बात कर रहे हैं, लेग्यूमिनेसी की, मूंग भी दे दिया, उड़द भी दे दिया, तो क्या करना है, मूंग करना है, ठीक है। और अगर आपको चारे वाली फसलें भी दे दी, उसके अंदर मूंग भी नहीं दिया, उस समय पर क्या करना है, बरसीम करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा, ऐसा नहीं कि हरा सोना किसे कहते हैं बता दीजिए सीधा, तो ऐसे तो बांस है, लेकिन इसके अलावा भी दो फसलें और है जिनको हरा सोना कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कंफ्यूजन है, जब क्रॉप्स की बात करेंगे उस समय पर हम इसकी आराम से अच्छे से चर्चा कर लेंगे, समझ लेंगे इसको, ठीक है। चलिए अभी बात कर ले हम टमाटर के पर्ण कुंचन रोग की। तो यहां पर हमारे जो नाम है वही हमें सब कुछ बता रहा है बेटा। पर्ण का मतलब क्या होता है, कुंचन का मतलब मुड़ना, ठीक है। तो ये टमाटर का ऐसा रोग है जिसकी वजह से उसकी पत्तियां मुड़ जाती हैं, बस इतना सा याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। अगली बात करेंगे बेटा किसकी, पैथोजन की, ठीक है। पैथोजन कौन है, भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस, ठीक है। क्या नाम है इसका, भिंडी पीत शिरा मोजेक रोग, मोजेक वायरस, सॉरी। सुन लो, मुझे भी पता है टमाटर चल रहा है, ठीक है, लेकिन वायरस जो है वो एक ही है, ओके। भिंडी कौन से कुल की है, मालवेसी कुल की, उस कुल में भी इसी से रोग हो रहा है। टमाटर की बात करें तो टमाटर सोलेनेसी कुल का है। जब ये वायरस सोलेनेसी कुल की फसलों में लगता है तो वो क्या करता है बेटा, पर्ण कुंचन करता है, क्या करता है। और यही वायरस जब मालवेसी कुल की फसलों में लगेगा तो क्या करेगा, पीत शिरा करेगा, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सारी चीजें सेम है, बस इसके सिम्टम्स अलग होंगे और कुछ अलग नहीं होगा, समझ गए, ठीक है। वो का वही रोग है जो हमने पहले पढ़ा, बस हमें लक्षण है वो अलग लिखने हैं, इसके अलावा सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा जो वायरस है कौन सा है बेटा, भिंडी पीत शिरा मोजेक वायरस, ठीक है। या फिर इसको हमने दूसरा नाम और दिया है, हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, टोमेटो
येलो लीफ कर्ल वायरस क्या बोलते हैं? टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, ठीक है। नाम एक ही है, एक ही हमारा जो वायरस है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमारी जो फसलें हैं उनका कुल बदल गया और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो पूरी की पूरी रोग है वो बिल्कुल सेम है, बस लक्षण अलग होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको हम भिंडी पीत शीरा मोजेक वायरस भी कह सकते हैं और टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस भी कह सकते हैं, दोनों इसके नाम है, ठीक है। चलिए अगली बात करें बेटा, तो इसका जो फैमिली है, इसका कुल है, तो कुल भी क्या होगा? जेमिनी वायरेडी, वो का वही सेम है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। जीनस जो है वो हमें याद रखने नहीं रखना है, वो हमने पहले बात कर ली। जेनेटिक मटेरियल या फिर अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो इसका अनुवांशिक पदार्थ भी क्या होगा? एसएसडीएनए तो होगा, वो का वही वायरस है, अलग नहीं है, ठीक है, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो बस इसका नाम जो है वो एक अलग याद रखना है, इसके अलावा सारी चीजें वही की वही सेम है, डिट्टो है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए दोनों जो रोग हैं वो बिल्कुल सेम है, एक बार लिखना चाहे लिख लीजिए, या फिर एक लाइन में लिखना चाहो तो नाम लिख लो वायरस का और लिख लो कि यह रोग भिंडी पीत शिरा रोग के समान है, सारी चीजें सेम है, बस लक्षण अलग लिख लेंगे और कुछ नहीं। प्रबंधन भी सेम आएगा, ठीक है, वाहक भी सेम है, ठीक है, बस लक्षण अलग दिखेंगे, वो अभी समझ लेते हैं, ओके। लक्षण थोड़े से अलग हैं, लक्षण हम समझेंगे, वो देख लेंगे, बाकी पूरी की पूरा जो रोग है उसका नियंत्रण, उसका जो वाहक है वो, उसका रोग कारक सब कुछ सेम है, कोई भी अलग नहीं है। चलो लिख लिया, ओके आगे चले। अगली हम बात करें बेटा किसकी? सिम्टम्स की, या इस रोग के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला हमें ध्यान क्या रखना है कि पत्तियां छोटी रह जाती हैं। कैसी रह जाती बेटा? पत्तियां छोटी रह जाती हैं, ठीक है। दूसरा हमें क्या याद रखना है बेटा? पत्तियां कैसी रह जाती हैं? मुड़ जाती हैं। कैसी होती बेटा? मुड़ जाती है, लेकिन याद क्या रखना है, कहां मुड़ती है? ऊपर की ओर। किधर की ओर मुड़ती है बेटा? ऊपर की ओर मुड़ती है, नीचे की ओर नहीं मुड़ती है, ठीक है। पत्तियां हो सकती है ना, कुछ पत्तियां नीचे की ओर मुड़ी है, तो नीचे की तरफ नहीं मुड़ेगी, कहां मुड़ेगी? ऊपर की ओर मुड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कपिंग कहा जाता है, मतलब कप की तरह मुड़ जाती है। कप देखा हुआ ना, ऊपर ही मुड़ा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं चाय डाल रहे हो कप यूं मुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? कपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कपिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमें याद रखना है कि पत्तियों के जो किनारे हैं वो किनारे कैसे हो पड़ जाते हैं बेटा? पीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? पीले। क्या पत्तियां पीली पड़ी क्या? अभी तक नहीं पड़ी, ठीक है, पत्तियां पूरी पीली नहीं पड़ती, उसके किनारे पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारी जो पत्तियां हैं, ठीक है, वो कैसी हो जाती है बेटा? एक तो खुरदरी हो जाती है। कैसी हो जाती है? और इसके साथ साथ मोटी भी हो जाती है, ठीक है। खुरदरी व मोटी हो जाती है, पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है और किनारे पीले पड़ जाते हैं। बस ये चार लक्षण जो है वो मेन इसके लिए याद रखना। बाकी वही लक्षण है कि फल नहीं लगते और लगते हैं तो पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर ये इतने सारे इसके अंदर लक्षण दिख रहे हैं तो फल बनेंगे क्या? वैसे नहीं बनेंगे, बने तो भी वो विकृत या छोटे रह जाएंगे, बस इतना सा है, उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा उस चीज को, ठीक है। आपसे जो पूछ सकता है वो क्या है? इसके अंदर सिंपल सा नाम है कि टमाटर के किस रोग के अंदर पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ती है या पत्तियों में कपिंग होती है, तो कौन सा है? पर्णकुंचन रोग। बस इतना सा आपसे लक्षण में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बन सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए लिख लिया,
लिख लो जल्दी से, चारों लक्षण लिख लो बस, और कुछ नहीं। चलो लिख लिया बेटा, ओके आगे चले। अब इसका डायग्राम जो है वो देखना चाहे देख ले। यहां पर पत्तियां जो है बेटा उसको देखना, पत्तियां कहां मुड़ रही है बेटा, ऊपर की ओर दिख रही है क्या? ठीक है, अब ये जो फिगर है ये आड़ा है इसलिए ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं आगे है क्या, बिल्कुल अब है, अब सही दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो पत्तियां है उसके अंदर देखो पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ रही है। ठीक है, इसके जो किनारे हैं वो किस रंग के हो रहे हैं बेटा, पीले रंग के हो रहे हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अब ये जो पीलापन है वो किनारों से अंदर की ओर आता है और वहां पर सारा जो क्लोरोफिल है उसका नाश हो जाता है, तो पौधा जो है वो बढ़ नहीं पाता। ठीक है, और उसके ऊपर फल नहीं लगते। ठीक है, इसके लिए एक नाम और है, लास्ट में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, एक बार देख लेना, इसको लिख लेना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये जो हमारा रोग होता है ना, इस रोग को हम दो और नामों से जानते हैं। ठीक है, पहला जो नाम है बेटा इसको हम क्या कहते हैं, कोढ़ी रोग। क्या कहते हैं? हाँ, कोढ़ी रोग कहते हैं ना। पहले एक रोग होता कोढ़ हुआ करता था, नाम सुना है क्या? ठीक है, तो कोढ़ कहा जाता है, कोढ़ी रोग कहा जाएगा, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, माथा बंदी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? माथा बंदी रोग, क्योंकि पत्तियां जब ऊपर की ओर मुड़ रही हैं तो नई पत्तियां भी मुड़ गई, तो इसकी वजह से उसका जो शीर्ष भाग है वो बंद हो जाता है। ठीक है, पौधा वृद्धि नहीं करता, इस वजह से उसको माथा बंदी रोग भी कहते हैं। और कोढ़ी का मतलब क्या है, विकृत होना, तो पत्तियां जो सीधी हैं वो मुड़ गई, विकृत हो गई, इस वजह से हमने इसे क्या कहा, कोढ़ी रोग कहा। ओके, चलिए, इस रोग का वाहक कौन होगा? सफेद मक्खी। अब सफेद मक्खी के लिए हमने सारी बातें कर ली, लेकिन बेटा एक चीज की बात नहीं करी, वो कौन सा है? इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम याद रखना, क्या नाम है? बेमेसिया टेबेसाई। क्या नाम है इसका? बेमेसिया टेबेसाई। किसका नाम है बेटा? सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलो पुराने बच्चे कौन कौन है? ठीक है, खपरा बीटल का नाम बता। हाँ, जल्दी से बताओ। नहीं पता? ठीक है, दीपक तू तो पहली क्लास में प्रेजेंट था, जल्दी से बता। बताओ। हाँ, खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम। कौन बताएगा? ऐसा लग रहा है कि हिरोशिमा में बम गिर गया, सारे के सारे बिल्कुल शांत। ट्राइकोडर्मा या ट्रोगोडर्मा? ट्राइकोडर्मा तो हमारी कवक है बेटा, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरिया। चलो, सफेद मक्खी का नाम बताओ। बेमेसिया टेबेसाई। चलो, इसके भाई का नाम बताओ। सफेद लट, होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुइनिया। चलो, कातरा का नाम? एमसेक्टा मोरी। चलो, चने के फली छेदक का नाम? हेलिकोवर्पा। चलो, कपास के आर्मी वर्म का नाम? कपास के अमेरिकन बॉल वर्म का नाम? हेलिकोवर्पा। चलो ठीक। बैंगन के फल छेदक का नाम क्या? यही है, यही क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजे। अनार की तितली का नाम? वीरा कोला। और ये नहीं दिया हो तो
जो इस बार दिया था, ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस। चलो, बेर की फल मक्खी का नाम, कार्पोमिया वेसुवियना। दीमक का नाम, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। मोइला का नाम, लिपेफिस एरिसाइन। ये तुम्हारी सच्चाई है, सच्चाई से अवगत कराना जरूरी है। रिवाइज कब करके आओगे? अच्छा, कल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कल रिवाइज करके आना, कल पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। चलिए, अब आगे तो समझ लो, ये तो हो गया। इसका नियंत्रण जो हमने करा बेटा, नियंत्रण बहुत सिंपल है, वो का वही सेम। रॉगिंग करेंगे, हमारे सर्वांगी कीटनाशी है उनका उपयोग करेंगे, नीम ऑयल का उपयोग करेंगे, बेंजोइक अम्ल और सैलिसिलिक अम्ल जो है जिससे प्रतिरोधक क्षमता आती है उसका उपयोग करेंगे। और जो हमारे वैरायटीज हैं वो लिखेंगे, वो तुम्हें लिखनी पड़ेगी क्योंकि भिंडी की वैरायटीज अलग है टमाटर की। अरे, भिंडी की वैरायटीज और टमाटर की एक हो सकती है क्या? तो वैरायटीज तो लिखनी पड़ेगी। वो तो देखो कौन सी बेटा, प्रतिरोधी किस्में। कौन सी किस्में? प्रतिरोधी किस्में याद रखनी है, ठीक है। एक कौन सी बेटा, अर्का रक्षक। कौन सी है? अर्का रक्षक। एक कौन सी है? अर्का अनन्या। कौन सी है बेटा? और एक कौन सी है? अर्का सम्राट। कौन सी है? ठीक है। ये तीन जो किस्में है वो याद रखना। एग्जाम की बात कर ले तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा? अर्का रक्षक। कौन सी है बेटा? और दूसरा जो पूछा है वो कौन सी है? अर्का सम्राट। ये दोनों जो है वो एग्जाम में पूछी हुई वैरायटीज है, ठीक है। अर्का के नाम से ये याद मत कर लेना कि ये टमाटर की वैरायटी, ठीक है। अर्का जो है ये हमारे बैंगन के लिए भी यूज होती है, भिंडी के लिए भी यूज होती है, ठीक है। इसीलिए टमाटर के लिए स्पेशली याद नहीं रखनी। टमाटर की एक वैरायटी और पूछी हुई है, वो लिख लेना। कौन सी बेटा? एक हमारे पास है पंजाब छुआरा। कौन सी है? किसकी वैरायटी है ये? टमाटर की है। पंजाब पद्मिनी किसकी वैरायटी थी? भिंडी की। पंजाब 7 किसकी वैरायटी है? भिंडी की है। लेकिन पंजाब छुआरा किसकी है? टमाटर की है। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, उमरान किसकी किस्म है? किसकी है? बेर की है क्या? चलो, और गोला? सेब बेर की है। चलो ठीक है। तो बनाना किसकी वैरायटी? रेड बनाना किसकी है? अमरूद की है, ठीक है। चलो, मतलब पढ़ तो रहे हो तुम, चलो अच्छी बात है। वैरायटीज जो है बेटा कोशिश यही करना, सुन लो, वैरायटीज जो है वो क्लास में याद कर लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। आराम से याद होती है, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि वैरायटीज याद नहीं होती है। तुम गलती क्या करते हो वैरायटीज में वो सुन लो। तुम क्या गलती करते हो सबसे बड़ी, कि तुम उन्हें रटने बैठ जाते हो कि हम उनको बैठकर रट लेंगे, याद कर लेंगे, 2 दिन में याद हो जाएगी। वो नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल याद नहीं होगी, वही मैं कह रहा हूं, इस तरह से याद नहीं होगी। याद करने का तरीका बता रहा हूं, वो सुन। याद कैसे होगी? कि जब आप वैरायटीज को एक रेगुलर इंटरवल पर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे तब याद होगी, ठीक है। मतलब आप आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते आपने जैसे किसी भी एक किस्म का नाम लिया, ठीक है, कोई भी किस्म हमारे मन में है, मान लिया सोनाली का नाम ले लिया, तो ये किसकी किस्म है? गेहूं की है, ठीक है। दूसरा नाम ले लिया, मान लो लरमा राजू नाम ले लिया, किसकी है? लरमा राजू, वो भी गेहूं की है, ठीक है। या फिर आपने नाम ले लिया अर्जुन, गेहूं की वैरायटी, ठीक है। तो ये हमारी गेहूं की वैरायटी ऐसे याद हो रही। और अगर एक वैरायटी का नाम ले लिया तो आपको दूसरी तीसरी वैरायटी अपने आप धीरे धीरे याद आने लगती है। और नहीं याद आ रही है तो एक बार कॉपी में देख लो कि हाँ ये वैरायटीज उसकी है। आप बैठकर रटने लग जाओगे उन चीजों को तो याद नहीं होगी। दूसरा, एग्जाम में कंफ्यूज इतना अच्छे से हो गए कि सही आंसर मिलेगा ही नहीं।
ठीक है, होता है। इस बार सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से आलू की किस्म है, आया था क्वेश्चन। ठीक है, एक ही वैरायटी थी जिसके आगे कुफरी लिखा हुआ था। बस ये ट्रिक नहीं है, ये उसकी सच्चाई है कि उसके आगे कुफरी लगना ही है। ठीक है, अनिवार्य है। तो जिसके आगे कुफरी लगा हुआ है बेटा, वो किसकी हो गई? आलू की हो गई। अब कुफरी के आगे चाहे तुम सिंदूरी लगा दो, चाहे चिप्सोना लगा दो, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी हो, वो आलू की ही होगी। क्या याद करने की, रटने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। राज के नाम से स्टार्ट होने वाली सारी वैरायटीज किसकी है? गेहूं की। राज के नाम से स्टार्ट होने वाली सारी किस्में किसकी है? गेहूं की है। ठीक है, बस एक बाजरा की है, राज 171। क्या याद करना पड़ा क्या? PBW से स्टार्ट होने वाली सारी, PBW, PB का मतलब क्या है? पंजाब। ठीक है, W का मतलब वीट। तो PBW से स्टार्ट होने वाली सारी किस्में किसकी है? गेहूं की है। क्या कोई दिक्कत हुई? CO से स्टार्ट होने वाली सारी किस्में किसकी होती है? गन्ने की। लेकिन CO1 किसकी वैरायटी? बरसीम की। ठीक है, ये कुछ ऐसी किस्में जो एक्सेप्शन है, वो तुम्हें याद रखनी है, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारी ट्रिक है याद करने की किस्मों की। और दूसरी चीज एक और बता दूं, अगर तुम्हें वैरायटीज की टेंशन होती है, ठीक है, होती है टेंशन, ठीक है, कुछ लोगों जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल सीरियस है पढ़ाई के लिए, उनको थोड़ा सा दुख होता है कि मुझे वैरायटीज याद क्यों नहीं हो रही। उनके लिए एक चीज बता दूं बेटा, कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हो ना, अगर ये वैरायटीज आपने पढ़ ली अच्छे से तो वही आएगी। अगर इसके अलावा कोई दूसरी किस्म आती है तो आपको टेंशन लेने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैरायटी किसी को भी नहीं आने वाली। ठीक है, जब तुम इतना पढ़ने के बाद उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो दूसरे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या वो आंसर दे पाएंगे? क्या नहीं दे पाएंगे। इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना। जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो वैरायटीज आती है तो आंसर करो, नहीं आती है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्योंकि वो वैरायटी दी किस लिए है? कंफ्यूज करने के लिए, और किसी लिए नहीं दी है। ओके, एक दूसरी चीज कि जो नई वैरायटीज निकलती हैं, उन वैरायटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, वो कहां से पता लगेगी? मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, जब हम क्रॉप्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, उस टाइम पर जो भी नई वैरायटीज रिलीज हो रही है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक वैरायटी अभी आई है DMH11। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जैव अभियांत्रिकी से। ठीक है, किसकी किस्म है? सरसों की। किसकी है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। DMH11 किसकी है बेटा? सरसों की है। ये नई वैरायटी है, 2 साल पहले रिलीज हुई है। ठीक है, भरतपुर से। ठीक है, तो ये ऐसी किस्में हैं, वो मैं आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, उसके अलावा कई वैरायटीज का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। एग्रो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उसके अंदर नहीं जाएगा। ओके, चलिए बाकी कल बात करेंगे।